दोस्तों, आज अनसेंसर्ड में कहानी बिहार के एक ऐसे हत्याकांड की जिसमें मुजरिम कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैसे तो घटना बहुत पुरानी है और इस घटना को 50 से भी ज़्यादा साल हो गए, लेकिन ये घटना है वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह शहर की, बख्तियारपुर की। बख्तियारपुर के पास एक हाईवे है और हाईवे के ठीक बगल में एक दिन गांव वालों को अचानक गड्ढे में एक महिला की लाश मिलती है। लाश भी ऐसी कि बिल्कुल निर्वस्त्र, शरीर पे कोई कपड़े नहीं, चेहरे पर चोट के निशान थे और महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी संभ्रांत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती है। गांव वालों ने जब लाश को देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहुंची, लाश को कब्जे में लिया और पास में बाढ़ में उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ। कई दिनों तक इस बात का इंतज़ार किया गया कि लाश की शिनाख्त होगी, पर कोई व्यक्ति लाश के लिए दावा करने नहीं पहुंचा और अंततः लावारिस लाश के तौर पे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद स्थानीय पुलिस ने पटना पुलिस को जब ये सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना है, तो पटना पुलिस हरकत में आ गई। हरकत में आने की वजह ये थी कि उस समय पटना में वित्त विभाग में आईएएस जो उस समय थे नागमणि, कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी घर से गायब हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चला कि बख्तियारपुर में किसी महिला की लाश मिली है और वो अच्छे घर से दिखती मालूम पड़ती है, पुलिस वाले ने उस महिला के शव का फोटो मंगवाया और जैसे ही पुलिस वाले ने फोटो देखा, उनका शक यकीन में बदल गया। वो महिला उस आईएएस अफसर नागमणि की पत्नी का ही लाश था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर यह हत्या किया किसने। तो हत्या की जद में कहते हैं कि कई लोग आए, कई लोगों पे शक की सुई घूमती रही, लेकिन दुर्भाग्य या कहें कि कातिल का चालबाजी कि आज तक उस हत्याकांड में जो व्यक्ति भी शामिल था उसकी शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई। तो कहानी कुछ यूं निकलकर सामने आई कि कहा जाने लगा कि नागमणि का अपनी पत्नी से बनता नहीं था, उनके संबंध अच्छे नहीं थे, अक्सर उनमें लड़ाई झगड़ा होते रहता था। हालांकि उनके 2 बच्चे भी थे, बड़े हो चुके थे और कहा जाता है कि बच्चों के लिए ही उन दोनों ने आपसी सामंजस्य बिठा रखा था। लेकिन बात बात पे नागमणि और उनकी पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा होते रहता था। कई बार ऐसा भी हुआ था कि उनकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, फिर वापस आ गई। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। इसी क्रम में इस बार जो घटना घटी वो यूं कि नागमणि की पत्नी घर छोड़कर गई, या कहिए कि लापता हुई और दोबारा कभी वापस नहीं आई, और वो जो लाश मिली जो लावारिस स्थिति में थी, आपत्तिजनक हालत में थी, वो आईएएस अफसर नागमणि के पत्नी की थी। अब आपको बताऊं कि जब पुलिस ने अपना अनुसंधान शुरू किया, पुलिस ने जब जांच शुरू की, नागमणि और उनके आवास पर जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू किया, तो उनके आवास पर आने जाने वाला एक व्यक्ति, एक किरानी, जो कि उनके ही द्वारा उसे नौकरी लगाया गया था, जब पुलिस उसकी संदिग्ध अवस्था, उसकी संदिग्ध बातचीत और आने जाने के उसके जो क्रियाकलापों को नोटिस करने के बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तो उसे संदिग्ध पाया गया, उसकी गतिविधि को संदिग्ध पाया गया। और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की
तो उसने एक कहानी बताई, या कहिए सच उगला। अभी तक के हिसाब से उसने सच उगला। उसने बताया कि वो आईएएस अफसर नागमणि और उनके एक डॉक्टर मित्र ने सबसे पहले पटना स्थित आईएएस के आवास पर तीनों जमा हुए। नागमणि डॉक्टर को लेकर अपनी पत्नी के कमरे में गए जहां वो सो रही थी। नागमणि ने पैर पकड़ा, फिर उनके जो वो शागिर्द थे जिनका उन्होंने जॉब लगाया था, उसने हाथ पकड़ा। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, महिला बेहोश हो गई और वो सभी चारों एक एम्बेसडर कार में बैठ के लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से उस रात शिवरात्रि थी और इन लोगों का प्लान था कि पटना से बाहर निकल के बख्तियारपुर आने के क्रम में बीच में गंगा नदी जो पड़ती है, पुल के ऊपर से ही लाश को फेंक दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। लेकिन शिवरात्रि होने की वजह से लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लाश गंगा में नहीं फेंक पाए। जहाँ जा रहे थे वहीं शिव भक्तों की भीड़ जो है वो सामने दिख रही थी। तो अंततः लौटने के क्रम में एनएच के बगल में एक गड्ढा दिखा, लाश वहीं पे फेंक कर वो लोग पटना आ गए। ऐसा जब उसे पकड़ा गया तो उसने बताया। पुलिस सख्ते में आई और आईएएस अफसर जो कि सचिवालय में वित्त विभाग की मीटिंग ले रहे थे, उन्हें अरेस्ट करने के लिए एसपी वहां पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि एसपी का रैंक उनसे नीचे था, चूंकि वो सेक्रेटरी थे, तो एसपी ने वेट किया और जब वो मीटिंग खत्म करके आए तो एसपी ने कहा कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। लेकिन आईएएस जो ऑफिसर थे नागमणि, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। जब कोर्ट में उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए पेश किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, कुछ दिन जांच चली। लेकिन आगे चलकर जब कोर्ट में पेश किया गया उस गवाह को, जिसके दम पे पुलिस ने इस पूरे केस का ढांचा खड़ा किया था, तो पहली ही गवाही में वो गवाह मुकर गया। उसने सीधे कहा कि इन्होंने मेरे सीने पे बंदूक रख के ये बयान मुझसे उगलवाया है। क्योंकि पूरा केस जो है वो उसके बयान के आधार पे ही खड़ा किया गया था। जब वो बयान से मुकर गया तो ये केस वहीं पे कमज़ोर हो गया। और कहते हैं कि आगे चलकर जितने भी ट्रायल हुए उसमें यह साबित नहीं हो पाया कि नागमणि ने पत्नी की हत्या की है। नागमणि को बेल मिली, और न सिर्फ बेल मिली, जबकि जितने साल वो जेल में रहे या कानूनी कार्रवाई, हालांकि जेल में वो रह नहीं पाए बहुत ज़्यादा, और कानूनी कार्रवाई में उनका जो खर्चा हुआ, कोर्ट ने उसे भी वापस करने को कहा। और यहाँ तक कहा कि इन दिनों में, इतने सालों में जो न्यायिक प्रक्रिया चली, इस दौरान जो उनका प्रमोशन ड्यू है वो भी उन्हें दिया जाए। नागमणि बाइज्जत बरी हो गए। और एक और थ्योरी आई, नागमणि ने पब्लिक डोमेन में जो तथ्य सामने रखे, उनके हिसाब से कहा गया कि उन्हें फंसाया गया है। जब मैं आपको वाकया बताऊं कि जब पुलिस नागमणि के घर पहुंची, जब कमरे की तलाशी पुलिस लेने जा रही थी, तो नागमणि के कमरे से कई औरतों के न्यूड फोटोग्राफ्स मिले। और वो औरतें कोई सामान्य औरतें नहीं थी। उस समय गवर्नर की वाइफ, चीफ मिनिस्टर की वाइफ, चीफ इंजीनियर की वाइफ, पॉश लोग, ब्यूरोक्रेट्स और जो वीवीआईपी लोग थे, उनकी वाइफ के न्यूड फोटोग्राफ्स नागमणि के कमरे से जांच के दौरान पाई गई थी। कहा जाता है कि नागमणि अट्रैक्टिव थे, महिलाएं इंप्रेस हो जाती थी और उनके कई लोगों से अफेयर भी रहे। इसी कारण से पत्नी से अक्सर लड़ाई होती थी। और किसी ने ये नहीं सोचा कि नागमणि और पत्नी के बीच की लड़ाई का अंत ऐसा होगा। तो उस दौरान जो चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल गफूर बिहार में, और उनके कैबिनेट में मंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। कहा जाता है कि उस समय मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर भी रस्साकसी चल रही थी। और चुनाव के दौरान अब्दुल गफूर नागमणि से कुछ फेवर चाहते थे जो नागमणि ने नहीं किया। और इसका बदला लेने के लिए साजिश के तहत नागमणि को फंसाया गया। एक थियोरी ये भी है। और एक थियोरी है कि नागमणि ने अपने एक शागिर्द और डॉक्टर के साथ मिलकर हत्या की, लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन अंततः
पकड़े गए। लेकिन जब ओवरऑल इस केस के कंक्लूडिंग रिमार्क की बात करेंगे तो इस केस में कोई भी कन्विक्शन नहीं हो पाया, कोई भी अरेस्ट नहीं हो पाया, फाइनली कोई एक्यूज नहीं हुआ, इस हत्या का दोषी किसी को पाया नहीं गया। लोगों का कहना है कि नागमणि जिन लोगों के फोटोग्राफ्स अपने पास रखे हुए थे, कोई भी नागमणि के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाया। लोग ये भी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर जगन्नाथ मिश्र, चूंकि नागमणि उनके फेवर में काम नहीं कर रहे थे, इसलिए षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। लेकिन जो भी हो, इस हत्या का दोषी कौन था, हत्या को अंजाम किसने दिया, ये आज तक राज ही है। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी, किसी नई घटनाक्रम के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखिए और अगले कहानी का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।